सबसे पहले आप इस चीज को देखिए कि परसेंटेज आपके पास क्या होता है। तो इन सिंपल वर्ड्स मैं क्वेश्चंस करवाने से पहले आपको ये बताऊंगी कि परसेंटेज क्या चीज होती है। तो परसेंटेज होता ये है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास कोई भी चीज है, किसी भी टाइप की कोई चीज है, अगर आप उस चीज का हिस्सा बताना चाहते हो कि आपके पास इस चीज का जो है वो इतना पार्ट जो है वो कितना है उसकी, यानी कि आप ये सोचो उसकी अमाउंट बताना चाह रहे हो कि ये फॉर एग्जाम्पल मैंने जैसे यहाँ पे एक स्क्वायर लिया हुआ है, मैं बताना चाह रही हूँ कि ये जो मैंने एक शेप ड्रॉ की है ये कितना परसेंट है, यानी कितना इस पूरे स्केयर में से मैंने हिस्सा चूज किया हुआ है। तो ये जो पार्ट जिसको आप डिफाइन करते हो, इसको हम मैथ की लैंग्वेज में परसेंटेज से डिनोट करते हैं। यानी इन सिंपल वर्ड्स आप कहते हो कि किसी भी चीज का 100 में से जो हम हिस्सा बताते हैं वो आपके पास परसेंटेज कहलाता है। और परसेंटेज को उर्दू में कहते हैं फीसद। फीसद आप तो नॉर्मल भी आप पढ़ते होंगे फीसद के बारे में, तो उसको जो है वो इंग्लिश में हम कहते हैं परसेंटेज। यानी आपने 100 में से किसी भी चीज का कोई जो है वो पार्ट बताना है कि वो कितने परसेंट चीज एग्जिस्ट करती है। और ये चीज आपके पास किसी भी तरह की हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप किसी भी शख्स के मार्क्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, या आप किसी चीज की मेजरमेंट कर रहे हैं, या आप किसी चीज की क्वांटिटी को डिस्कस कर रहे हैं, तो उन सब में हम परसेंटेज का इस्तेमाल करते हैं। तो ये मैंने आपको सिंपल एक जनरल ओवरव्यू दिया परसेंटेज का। अब हम आते हैं अपने मेन काम की तरफ, जो कि आपकी प्रॉब्लम्स हैं जिनको आपने टैकल करना है, जो कि आपकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले एग्जाम्पल देखें। यहाँ पर मेंशन है कि एक्सप्रेस टू 1/7% टू अ फ्रैक्शन। अब ये आपके पास एक फ्रैक्शन की टाइप है। ठीक है, फ्रैक्शन का मतलब होता है ऐसी चीज जो बटे में लिखी हुई हो। ठीक है, फिर फ्रैक्शन की काइंड्स होती हैं। प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, बहुत सारी काइंड्स होती हैं। लेकिन मैं ज़्यादा थ्योरी में नहीं जा रही, बिकॉज आपका सारी बात एमसीक्यूज टाइप पेपर आएगा, और उसमें तकरीबन 99.9% जो है वो प्रॉब्लम्स ही आती हैं, जिसमें आपने डिफरेंट तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको टैकल करना होता है। तो हल्का सा मैं आपको एक ओवरव्यू दूं। ये जो 2/1/7 है, इसे कहते हैं मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन ऐसी फ्रैक्शन होती है जिसमें इस आपको 3 तरह के डिजिट्स गिवन होते हैं। अगर मैं सिंपल लिखूं ऐसे 1/7, तो ये आपके पास एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, यानी कि सिंपल फ्रैक्शन है आपके पास, ये सादी फ्रैक्शन है। ये आपके पास मिक्स फ्रैक्शन होती है, जिसमें आपको दो नहीं बल्कि 3 डिजिट्स की शक्ल में क्वेश्चन दिया हुआ होता है। अब याद रखिएगा, जितने भी आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आपने करना ये होता है, आपने अपनी मिक्स फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होता है, अदरवाइज आपका क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता। अब आपने एक तरीका याद रखना है कि मिक्स फ्रैक्शन को सादी फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। अब देखिए लिखा हुआ है 2/1/7। इसको कन्वर्ट करने के लिए आप 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2 को आप 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 7 2 कितने होते हैं? 14। फिर उसके बाद आपने मल्टीप्लाई करने के बाद ये जो यहाँ पे जो भी डिजिट होता है आपने उसे ऐड करना होता है। इसमें यहाँ पर क्योंकि मुझे 1 गिवन है, तो इसकी वजह से मैं 1 को ऐड कर दूंगी, तो मेरे पास ये देखिए क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा। ठीक है। अब जितनी तरह की भी आपके पास ऐसे मिक्स फ्रैक्शन है, लॉजिक आपके पास सेम यही होता है। आपने इन ये जो 2 डिजिट्स हैं इनको मल्टीप्लाई करना होता है, और जो आंसर आता है उसमें आपने ऊपर वाली चीज को प्लस करना होता है। हर हर मिक्स फ्रैक्शन का सेम और यही रूल होता है। ठीक है, अब देखें इसका आंसर क्या आया था, 15 आया था, आपने 15 लिख दिया। ओवर नीचे देखिए 7 आपको एज इट इज लिखा आ गया। नीचे वाली चीज सेम आती है, जो ऊपर वाली चीज है ऑलवेज वही चेंज होती है। हर मिक्स फ्रैक्शन में यही सेम लॉजिक आपका इस्तेमाल होगा। बाकी साथ देखिए परसेंटेज लिखा आ रहा है, हर जगह पे आपका परसेंटेज एज इट इज लिखा आ जाएगा, उससे आपको फर्क नहीं पड़ता। देखिए आपने परसेंट को एज इट इज लिख दिया, परसेंटेज को। अब उसके बाद क्योंकि उसने कहा था कि आपने इसको एक सिंपल सादी फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, ठीक है, तो 15/7 देखिए 15/7 आ जाएगा। मल्टीप्लाई परसेंटेज जो होता है उसकी जगह पे 1/100 आएगा। ये बात है जो कि आपने याद रखनी है ऑलवेज, कि 1% इज इक्वल टू 1/100। हर क्वेश्चन में ये वैल्यू आपकी इस्तेमाल होगी। याद रखिएगा, ये मैं सिर्फ 1% की बात कर रही हूँ, 2 3 की नहीं बात कर रही। फॉर एग्जाम्पल अगर 2% आता तो आपने क्या करना था, आपने इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देना था। देखिए यहाँ पर भी फिर 2 आ जाना था, इसके ऊपर भी 2 आ जाना था।
ठीक है। अगर 3% होता तो जहां 2 लिखे वहां पे 3 हो जाना था। अगर 4% होता तो जहां पे आपने 2 लिखे वहां पे आप 4 लिखते थे। सिंपल, जिस भी आपको परसेंट में चाहिए होता है, आप अपने इस ओरिजिनल जो फॉर्मूला है, और इस ओरिजिनल फॉर्मूले को आप किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो भी आपको वैल्यू गिवन होती है उससे मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है। तो ये पिंक कलर से एक जनरल चीज लिखी हुई है आपकी। फिर उसके बाद परसेंटेज, क्योंकि आपको पता है 1/100 के इक्वल होता है, इसलिए आपने 1/100 लिख दिया। ठीक है। अब आपने, क्योंकि इसको सबसे लोवेस्ट फॉर्म में लेके जाना है, याद रखिएगा आपके पास जो ऑप्शंस होंगे उसमें मोस्टली आपके पास लोवेस्ट जो है वो टर्म के अंदर ही क्वेश्चन गिवन होगा। यानी लोवेस्ट टर्म का मतलब ये है कि आप किसी भी टर्म को जितना ज्यादा, जब तक सॉल्व कर सकते एंड तक आपने उसको सॉल्व करना है। अब देखिए 15/7 मल्टीप्लाई 1/100 है, आपने इसे कैंसिल करना है टेबल के ऊपर। तो आपकी मर्जी है, जिस मर्जी पे कैंसिल करें। तो मैंने यहाँ पर 5 से किया, वो इस वजह से बिकॉज मैंने देखा कि ये 15 है और ये 10 की जो है वो मल्टीपल्स में आ रहा था, जिसकी वजह से ये 5 पर इजीली जा सकता है। इसलिए 5×3 = 15 और 5×2 = 10, 20 आ गया। तो देखिए 3 का 3 आ गया सेम। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं और सामने, अच्छा याद रखिएगा सामने वाले को हमेशा सामने वाले से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करा, सामने वाले को सामने वाले से ही मल्टीप्लाई किया जाता है। 3 1 3 हो गया, और 20 को आपने 7 को 20 से मल्टीप्लाई किया, तो 3 ओवर आपके पास 140 आ गया। ठीक है, और यही इसकी सबसे लोवेस्ट फॉर्म है, मजीद आगे ये कैंसिल नहीं होता है। ठीक है। अब वो थोड़ा बहुत वैसे आपको मल्टीप्लिकेशन आती होगी, जारी बात है वहां पर आपको कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, तो आपको मल्टीप्लिकेशन एडिशन वगैरह इन चीज़ों पे ना अच्छी सी कमांड होनी चाहिए। अब होता वहां पे यही है कि एक तो ये आपको पता है, जब भी आप टेस्ट में जाते हो एक तो वहां पर स्पेस नहीं होती ज़्यादा लिखने की, ये बात तो बिल्कुल ही जो है वो सच है। और वहां पे जब स्पेस नहीं होती और आपको और अक्सर यही होता है मोस्टली जो है वो, एक तो क्वेश्चन पेपर के ऊपर लिखने भी नहीं दिया जाता। और नीचे आप ये देखें, जब आपका टेस्ट होता है उसके लास्ट में बिल्कुल छोटी सी, इतनी छोटी जगह होती, इतनी छोटी, इस पर कहते हैं आप रफ अमल करें। और जाहिर बात है मैथ वाला पोर्शन बड़ा होता है, आप इस 2 से 3 लाइन के अंदर क्या रफ अमल करेंगे। तो उसमें होता ये है कि अब जो बच्चे जिनको प्रैक्टिस नहीं होती, वो फिर वहां पर मल्टीप्लाई जरब करते रहते हैं और उनको इशू बहुत होता है। एक तो स्पेस का वैसे ही मसला मसला है, ऊपर से पेंसिल लेजर भी साथ लेके जाना है, मैथ वाले पार्ट को पेंसिल से सॉल्व कीजिएगा बिकॉज लेंथी कैलकुलेशन होती है, स्पेस नहीं होती। तो आपने एडिशन में मल्टीप्लिकेशन में स्पीड रखनी है, ये ना सोचे कि वहां जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, वहां जाकर मल्टीप्लाई भी नहीं हो रहा होता। मतलब इतना बंदे का माइंड मिक्सअप होता है, ये बंदा फ्रेश नहीं होता है मेंटली लेवल पे कि वो वहां जाके इजीली जल्दी से मल्टीप्लाई कर सके। तो वहां पे मल्टीप्लिकेशन करना भी आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। तो घर से आपने ये मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, बड़ी वैल्यूज को एडिशन कैसे करते हैं, ये देख के जाइएगा। अगेन बता देती हूँ, देखिए 20 को आपने 7 से मल्टीप्लाई करना है, देखिए 20 लिखा ओवर 7 लिखा। ये रूल होता है, जब मल्टीप्लाई किया जाता है तो ऐसे ही लिखा जाता है। ठीक है, ये जो आपके पास लेफ्ट साइड वाली टर्म है, आपने यहाँ से पहली रकम लिखनी होती है। देखिए 20/7 हो गया। फिर आपने 7 को 0 से करना है, 7 0 0, 7 का फिर 2 से करें, 7 2 14। देखिए 140 आ गया, इस वजह से मैंने नीचे आपके पास क्या लिखा हुआ था, 140 लिखा हुआ था। ठीक है, मैं आपको बिल्कुल बेसिक से बता रही हूँ बिकॉज बहुत से बच्चे हैं जिनकी मैथ नहीं है, उनकी बेसिक वीक है। तो मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी ए टू लेके जेड तक, ताकि आपको किसी वे से भी कोई प्रॉब्लम ना आए। तो देखिए 3/140 यही आपका फाइनल आंसर है, बिकॉज इससे ज्यादा मजीद वैल्यू को कट नहीं कर सकते। अब आप मुझसे ये पूछेंगे कि मैम यहाँ पर हमने ऐसे बटे में लिखा हुआ, इसको हम डिवाइड भी कर सकते हैं। वैसे आगे जाके मैं आपको डिवाइड करना भी सिखाती हूँ कि डिवाइड कैसे करते हैं, बिकॉज बच्चों को डिवीजन नहीं आती। और जब आप वहां पर जाते हो ऑप्शन में पॉइंट्स में वैल्यूज दी होती हैं, कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता आपको, एक तो डिवीजन भी वहां नहीं आ रही होती। वो मैं बताती हूँ, लेकिन असल में क्वेश्चन में उसने कहा था आपने फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। फ्रैक्शन का मतलब होता है बटा, आपने बटे की शक्ल में लिखना है, इस वजह से बटे की शक्ल में लिखा हुआ है। अदरवाइज अगर उसने फ्रैक्शन नहीं कहा होता, पॉइंट में कहा होता, तो हम इसको पॉइंट में भी कन्वर्ट करते। जो कि अभी मैं आपको नेक्स्ट प्रॉब्लम में बताऊंगी कि किस तरीके से आप अपने बटे वाली वैल्यू को पॉइंट में कन्वर्ट करते हैं, डिवीजन का मेथड कैसे अप्लाई करते हैं। अब नेक्स्ट देखिए एग्जाम्पल नंबर 2 में। इस एग्जाम्पल में वो कहता है कि चेंज 3/4% टू अ डेसिमल। डेसिमल का मतलब होता है पॉइंट वाली वैल्यू। ठीक है, जिसमें पॉइंट्स आ रहा होता है, बटे में नहीं, पॉइंट्स की बात कर रहा है, बटे वाले को फ्रैक्शन कहते हैं।
अब देखें वो वाली टर्म है आपके पास, सिंपल एक फ्रैक्शन है, ये मिक्स फ्रैक्शन नहीं है। अब जारी बात है आपको आसानी है बिकॉज ये सिंपल सी फ्रैक्शन है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे परसेंटेज का लफ्ज खत्म करना होगा, बिकॉज ये परसेंटेज आप इसको ऐसे खड़ा नहीं रहने दे सकते, बिकॉज आपने इसको पॉइंट में लेके जाना है। तो अब आप करोगे इसको सिंप्लीफाई, जितना ज्यादा आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं आपने क्वेश्चन को उतना ज्यादा सिंप्लीफाई करना है। अभी मैं आपको पीछे बता चुकी हूँ परसेंटेज जो है वो किसके बराबर होता है, 1/100 के। जहां जहां परसेंटेज आएगा वहां पे आपने 1/100 से मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए 3/4 सेम आ गया, देखिए 3/4 सेम आ गया। परसेंटेज परसेंटेज लिखा रह गया, देखिए 3/4 सेम आ गया। अब परसेंटेज की जगह पर मैंने 1/100 लिखा। ठीक है। अब आपने इसको मजीद कट करना है, जितना ज्यादा आप कट कर सकते हैं आपने कट करना है इसे। पहले मैंने सिंपल कर दिया, 3 को 1 से कर दिया, 4 को 100 से कर दिया। याद रखिएगा अगर आप वैल्यूज को काट रहे हैं ना तो कटती वैल्यूज एक दूसरे के ऐसे क्रॉस में कटती हैं या ऊपर नीचे कटती हैं, बिकॉज बच्चों को मुश्किल हो जाती है। अक्सर यही होता है, मैं मैथ करवा रही होती हूँ, जैसे कि आपको पता है कि मैंने पीएचडी मैथमेटिक्स में किया हुआ है। तो मोस्टली यही होता है कि जब न्यू स्टूडेंट्स जब मेरे आते हैं सेमेस्टर्स में पढ़ाने बीएस में, तो वहां पर यही होता है कि बच्चों को यही नहीं पता चल रहा होता कि हमने कैंसिल कैसे करना है। तो कैंसिलेशन में याद रखिएगा, बच्चे एक तो आमने सामने कैंसिल कर रहे होते हैं। याद रखिएगा जब आप टेबल पढ़ रहे हो काट रहे हो तो आपने आमने सामने को नहीं कट करना। जब आपने कट करना है तो क्रॉस में कट करते हैं, या तो आप इसको इससे कर सकते हो, ठीक है, या आप इसको इससे काट सकते हो, ठीक है, या आप ऊपर वाली को नीचे वाली से काट सकते हैं। मतलब इस तरीके से आप कट कर सकते हो। आमने सामने वाली कट नहीं करनी, आमने सामने वाली को वैल्यूज को हमेशा आपस में मल्टीप्लाई किया जाता है, ठीक है। अब इस वजह से मैंने देखिए 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 4 को मैंने 100 से मल्टीप्लाई किया। देखिए 3 ओवर आपके पास 400 आ गया। अब क्या करना है, उसने खुद कहा था कि आपने इसको डेसिमल में लेके जाना है, पॉइंट में लेके जाना है। अब पॉइंट में कैसे करना है देखिएगा, सबसे पहले जो नीचे वाली रकम होती है उसको हमेशा आप रखते हो बाहर। हर क्वेश्चन के अंदर आपने ये करना होता है, नीचे वाले को ऑलवेज आप बाहर रखते हैं, ठीक है। जो भी ऊपर लिखा है बेशक वो बहुत बड़ी वैल्यू है, बेशक वो 1 लाख ही क्यों नहीं है, आपने उसको अंदर लिखना है। या चाहे वो वैल्यू 0.000 समथिंग यानी इतनी छोटी है तब भी आपने उसको अंदर ही लिखना है। ये परेशान नहीं होना कि भाई ये बड़ी है ये छोटी है या ऊपर बड़ी है नीचे छोटी है, इस चीज से आपको इशू नहीं बनता। आपने बस जो रूल है उसको फॉलो करना है, ठीक है। जो भी नीचे है आपने उसको बाय लिखा ऑलवेज, और जो भी आपके पास ऊपर वाली वैल्यू है आपने उसको लिखना है अंदर, रूल के अकॉर्डिंग। अब करना है आपने इसको सॉल्व करना है। अब इस क्वेश्चन के अंदर देखें, अब देखिए ये बाहर 400 है, अंदर आपके पास 3 वैल्यू थी। अब आपको खुद पता है कि भाई अंदर वाली तो छोटी है बाहर वाली तो बड़ी है। अब आप 400 का टेबल कैसे पढ़ेंगे, बिकॉज ऊपर डिजिट्स पूरे नहीं हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए 3 डिजिट्स हैं यहाँ पर, क्योंकि सिंगल एक डिजिट था। अब आपने खुद से यहाँ पे ऐड करना है जीरो, और मैं आपको बताती हूँ जीरो आपने कैसे ऐड करना है, क्या सोच के ऐड करना है। अब देखिएगा यहाँ पर आपके पास 3 डिजिट्स है, यहाँ पर आपके पास है एक सिंगल डिजिट है जो कि 3 है। तो जब भी आप जीरो ऐड करते हैं, खुद से जीरो ऐड करते हैं, खुद से जीरो ऐड करने की बात कर रही हूं मैं, जब भी खुद से जीरो ऐड करते हो तो आपने ऊपर हमेशा पॉइंट लगाना है। ऐसे मैं यहाँ अगेन बड़ा करके लिख रही हूँ, सबसे पहले आपने पॉइंट लगाना होता है जब भी आपको पता है कि आप खुद से जीरो ऐड कर रहे हो। और मुझे यहाँ पर पता था कि मुझे जीरो ऐड करना पड़ेगा, बिकॉज डिजिट्स की तादाद सेम नहीं है, बाहर 3 थे अंदर एक था, इसलिए मैंने सबसे पहले पॉइंट लगा दिया। ओके, डन हो गया, मैंने पॉइंट लगा दिया। अब जैसे ही मैंने ऊपर पॉइंट लगाया मैंने उसके साथ ऑटोमेटिकली जीरो ऐड कर दिया, ठीक है। अगर ऊपर पॉइंट लगाएंगे तो नीचे जीरो ऐड होगा, ये दोनों एक दूसरे के साथ है, साथ साथ है, यानी बहन भाई हैं, आप ये समझें। अगर ऊपर पॉइंट नहीं लगाएंगे तो नीचे जीरो भी नहीं लगाएंगे, अगर ऊपर पॉइंट लगाएंगे तो मतलब नीचे जीरो लगाएंगे। ये याद रखिएगा, ये साथ साथ है, आपने जीरो लगा दिया, ठीक है, ये चीज डन हो गई। अब उसके बाद याद रखिएगा मैथमेटिक्स के अंदर आप ना 1 बाय 1 करके जीरो ऐड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इधर जीरो ऐड करेंगे, फिर जब नीचे सॉल्व करेंगे फिर जीरो ऐड करेंगे, फिर जीरो ऐड करेंगे। ये क्वेश्चन जो मैं आपको बता रही हूँ ये पास पेपर का क्वेश्चन है, और इस तरीके के क्वेश्चन रेयर होते हैं, कम पूछे जाते हैं, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बच्चों को इधर ही कंफ्यूज कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये दो जीरो कैसे लगेंगे। देखिए आपने इस पॉइंट की जगह पर जीरो तो लगा दिया, लेकिन ये फिर भी 3 है, ये फिर भी 2 डिजिट्स हैं, आपको अभी भी एक्स्ट्रा नंबर चाहिए, आपको एक्स्ट्रा जीरो अभी भी चाहिए।
क्योंकि 400 के टेबल में 30 तो नहीं आता, सारी बात है। तो आपने खुद से एक जीरो लगाया, जैसे ही आपने यहाँ जीरो लगाया, देखिए यहाँ पर भी जीरो आ गया। फिर आपने जब दोबारा जीरो लगाया, फिर यहाँ जीरो आ गया, अब ये बना 3000। अब आप मुझसे पूछें कि मैम हमने आखिर वाले दो क्यों लगाए, आखिर हम सिंगल भी तो लगा सकते थे। अब खुद सोचे, मैं अगर ये लास्ट वाला जीरो नहीं लगाती, मैं 300 लगाती हूँ, तो क्या 400 एकम 400 आता है? पूरा नहीं आता। अंदर फिर भी छोटी वैल्यू है, बाहर फिर भी बड़ी है, तब भी पॉसिबल नहीं आता। आपने अंदर वाली वैल्यू को हमेशा बाहर वाले से बड़ा दिखाना होता है। अंदर वाली हमेशा आपने बड़ी बनानी होती है, अगर नहीं बनती तो आपने खुद से बनानी है। जैसे देखिए, मैंने खुद से बनाई है बड़ी वैल्यू। तो इस वजह से यहाँ पे टोटल आपके पास तीन जीरोस लगेंगे। देखिए, तीन जीरो लग गए, अब वैल्यू क्या बन गई? 3000 बन गई है। ठीक है, 400 से बड़ा है 3000। इसका मतलब अब क्वेश्चन आपका पॉसिबल है, अब आप बिल्कुल ठीक जा रहे हैं। अब आगे काम इजी है, स्टार्टिंग वाला ही टफ था। अब 400 को जब मैंने सिंपल मल्टीप्लाई किया 7 से, तो 2800 आ गया। वैसे मैंने साइड पर मल्टीप्लाई किया हुआ है, देखिए जब मैंने 400 को 7 से किया तो देखिए 2800 मेरे पास आ गया। मैंने सिंपल 2800 लिखा। 8 से मैं नहीं कर सकती थी 400 को मल्टीप्लाई। जब मैं 8 से करती थी तो ये 3000 से बड़ी वैल्यू बन रही थी, जो कि मुझे यहाँ पे नहीं चाहिए थी। मुझे 3000 से छोटी वैल्यू चाहिए। इस वजह से मैंने 2800 लिख दिया सिंपल। आपको पता है, जब माइनस किया 2000 आ गया। फिर 400 को जब 5 से मल्टीप्लाई किया, देखिए मैंने 400 को 5 से मल्टीप्लाई किया, 2000 आ गया। अब देखिए सेम सेम आ गया, रिमाइंडर जीरो आ गया। ठीक है, तो इसका मतलब 0.0075 मेरा रिक्वायर्ड रिजल्ट है। और ऑप्शन में आपके पास चार ऑप्शंस में से ये दिया होगा लाजमी। और ये भी याद रखिएगा, उसने आपको कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शंस के अंदर कहीं पर सिंगल जीरो लगाया होगा, कहीं पे जीरो लगाया ही नहीं होगा, कहीं पे जस्ट उसने 0.75 लिखा होगा, कहीं पे उसने जस्ट 75 लिखा होगा, कहीं पर उसने 0.075 लिखा होगा, कंफ्यूज करने के लिए, ताकि बच्चे को समझ ना आए कि कितने जीरो और ऐड कैसे करना है। लेकिन आपने मेरा वाला ये लॉजिक याद रखना है, आप इजीली इस प्रॉब्लम को टैकल कर सकते हैं। ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, इजी है। लेकिन ये है कि आपको बस बात समझ में आ जाए। ठीक है, आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई बात समझ नहीं आ रही तो आप जो है वो चैट में मुझे मैसेज कर दें, मुझे बता दें, मैं अगेन आपका पॉइंट क्लियर कर देती हूँ। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल को देखिए। चेंज 1/80 टू अ परसेंट। आपने क्या करना है, इसको परसेंट में कन्वर्ट करना है, परसेंट में कन्वर्ट करना है, नॉट फ्रैक्शन, नॉट इन डेसिमल। अब जब भी आप किसी चीज को परसेंटेज में कन्वर्ट करते हो तो आपने करना क्या होता है, अब आपको पता है कि परसेंटेज का मतलब होता है कि आंसर के आखिर में क्या आएगा, परसेंटेज आएगा। देखिए परसेंटेज आएगा, और परसेंटेज की वैल्यू 1/100 होती है। तो ये जो 1/80 लिखा हुआ है, इसको अगर आप परसेंटेज में कन्वर्ट करोगे तो आपने खुद से 100 से मल्टीप्लाई भी किया, डिवाइड भी किया। ठीक है, खुद से मल्टीप्लाई डिवाइड किया जा सकता है। तो खुद से मल्टीप्लाई डिवाइड किया जा सकता है। अच्छा याद रखिएगा, वैल्यूज को खुद से डिवाइड मल्टीप्लाई किया जा सकता है, वेरिएबल्स को नहीं। वो मैं आगे जाके मजीद आपको क्लियर करके बताऊंगी कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। लेकिन फिलहाल आप खुद से डिवाइड मल्टीप्लाई कर सकते हो। क्यों कर सकते हैं, देखें। अगर आप 100 को 100 से काटे, अगेन 1 आ जाएगा। और 1/80 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सवाल आपका ओरिजिनल का ओरिजिनल ही रहेगा, चेंजिंग नहीं आती बिल्कुल भी। तो इसका मतलब ये है कि आप 1/80 को 100 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, आप उसको डिवाइड भी कर सकते हैं। अब मैंने उसको मल्टीप्लाई भी किया, डिवाइड भी किया, और मुझे पता है कि देखें, ये वाला 100 तो इसके साथ चला जाएगा, तो ये बन गया 100/80। लेकिन ये जो नीचे वाला 100 है, 1/100, इसको मैं छेड़ूंगी नहीं, इससे मैं कुछ भी नहीं करूंगी। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि ये चीज परसेंटेज के बराबर होती है। ठीक है, तो इस वजह से 1/100 जो है वो आपके पास क्या हो जाएगा, परसेंटेज में तब्दील हो जाएगा। और ये जो 100/80 लिखा हुआ है, इसमें देखिए जीरो को जीरो से कैंसिल करें, दो के टेबल पे काटे, 2 4 8, 2 5 10, आपके पास 5/4 आ रहा है। ठीक है, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। तो क्वेश्चन बिल्कुल भी जो है वो टफ नहीं है, बहुत इजी है। अब देखिए, ये 5/4 है। आपने 5/4 को किस में कन्वर्ट करना है, आपने इसको जो है वो पॉइंट में कन्वर्ट करना है। अब इसको पॉइंट में कैसे आप कन्वर्ट करोगे, इसको पॉइंट में कन्वर्ट करने के लिए आपने वही डिवीजन वाला मेथड यूज करना है।
नीचे वाली चीज आपके पास कहाँ पे आ जाएगी, नीचे वाली चीज आपके पास बाहर आएगी, देखिए 4 आ गया। अंदर वाली चीज आपके पास 5 आ जाएगी। अच्छा एक चीज देखिएगा, पीछे वाले में आप जो पिछला क्वेश्चन था उसमें अंदर छोटी थी बाहर बड़ी थी, जिसकी वजह से आपने वो खुद से काफी सारे जीरोस लगाए थे। लेकिन अब आप देख रहे हो आपको जरूरत नहीं पड़ रही वो इस वजह से, बिकॉज बाहर बड़ी है, सॉरी बाहर जो छोटी है अंदर बड़ी है। ये अच्छा क्वेश्चन है, ये इजी है, मुश्किल नहीं है। अब आपको पता है कि 4 1 4 करेंगे तो सारी बातें 4 5 से छोटा है। ये बिल्कुल हम सही जा रहे हैं, इसलिए 5 में से एक ही आपके पास 1 आ गया। अब क्योंकि 1 है और ये 4 है, अब 1 छोटा है, जारी बात है आपने इसको बड़ा करना है। तो आप पॉइंट लगाओगे, देखिए आपने पॉइंट लगाया, और आपको पता है पॉइंट के साथ जीरो ऑलवेज आता है, जिसकी वजह से आपके पास जीरो आ गया। ठीक है, अब जीरो लगा दिया, पॉइंट भी लग गया, फिर 4 2 8, 8 में से 2 गए, 2 आता है। अब याद रखिएगा, अगर जब आप शुरू में करते हो ना यहाँ पे, इधर अगर आपके पास बिल्कुल भी वैल्यू बहुत छोटी है तब आपको ज्यादा जीरोस ऐड करने पड़ते हैं, लेकिन अगर आपके पास यहाँ पर बड़ी है, बार छोटी है, तब आपको बहुत सारे जीरोस ऐड नहीं करने पड़ते। ये लॉजिक आपके पास पूरी मैथमेटिक्स में इस्तेमाल हो गया। तो इसकी वजह से आपने जीरो यहाँ पे लगाया, और 4 5 20, ये से कैंसिल हो गया, 20 में से 20 गए, जीरो रिमाइंडर जीरो। तो इसका मतलब 1.25 आपके पास आंसर है, और यही ऑप्शन आपके पास जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आप चेक करें, चेंज 0.05 टू अ परसेंट में आपने इसे कन्वर्ट करना है। फिर कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखें 0.00 आपके पास 5 इस शक्ल में क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, परसेंटेज का मतलब वही है, आपने इसको क्या करना है, 100 से मल्टीप्लाई भी करेंगे, 100 से डिवाइड भी करेंगे। जो मल्टीप्लीकेशन वाला होगा वो ऊपर वाले के साथ चला जाएगा, देखिए ऊपर वाले के साथ हो गया, और नीचे वाला देखिए नीचे वाले के साथ आ गया। ये आपको पता है परसेंटेज में तब्दील हो जाएगा, देखिए ये परसेंटेज में तब्दील हो गया। बाकी अब आपने करना है इसको सॉल्व, वो भी विदाउट कैलकुलेटर, कैलकुलेटर का यूज है ही नहीं। अच्छा याद रखिएगा, डेसिमल, ये आपके पास डेसिमल वैल्यू है। अब मैं आपको बताती हूँ कि कैसे डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया जाता है। उसका रूल ये होता है, जो भी नंबर लिखा होता है आपने वो लिखना होता है। यहाँ पे देखिए 5 लिखा हुआ है, आपने ऊपर 5 लिख दिया लाइन लगाकर। ठीक है, 5 आपने लिख दिया, नीचे आपने लाइन लगाई है। अब जहां पर पॉइंट है, पॉइंट की जगह पर आता है 1, और पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं, 2 डिजिट्स हैं, इसलिए आपने क्या करना है, पॉइंट के बाद आपने 2 जीरोस लगाने होते हैं। ठीक है, पॉइंट के बाद जितने भी डिजिट्स होते हैं उतने आप जीरो लगाते हो। बेशक आपके पास पॉइंट के पास 10 डिजिट्स हैं तो आप जो है वो 10 जीरोस लगाओगे, अगर आपके पास 2 डिजिट्स हैं तो आप 2 लगाओगे, अगर 3 हैं तो 3 लगाओगे। तो आपकी जो है वो मर्जी होती है, जितनी मर्जी आप लगाएं। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। अब देखें, अब ये जो 0.05 है, देखिए आपने इसको इस तरीके से किस में कन्वर्ट कर दिया, आपने इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, अब ये 100 से 100 जो है वो मल्टीप्लाई हो गया, तो आपके पास 5% आ गया। तो देखिए ये आपके पास 5% है, और यही आपने इसको सबसे छोटी शक्ल में ले गए हैं। और एमसीक्यूज में आपके पास या 5 6 7 8 यही होगा, और जाहिर बात है आपने 5% में जो है वो टिक लगाना है। ठीक है, और यही आपका आंसर है। अब नेक्स्ट जाते हैं, कुछ स्टेटमेंट वाली प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब देखिए उसने क्या है कि देयर आर 56 बॉयज इन अ क्लास ऑफ 140 स्टूडेंट्स। तो टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं, 140 हैं। देखिए मैंने लिखा टोटल स्टूडेंट्स मेरे पास 140 हैं, ये मैंने खुद से उसे नाम दे दिया क्यू का। वो मैं आपको बताती हूँ मैंने क्यू का नाम क्यों दिया है। अच्छा, टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं आपके पास, 140 हैं। अब ये जो 140 स्टूडेंट्स है, इसमें वो कहता है कि 56 आपके पास बॉयज हैं। देखिए जो बॉयज हैं मैंने उसको पी का नाम दे दिया, यानी बॉयज की तादाद मेरे पास 56 है। उसने कहा व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ द बॉयज, आपने इसकी बतानी है कि वो कितनी तादाद में है, यानी कितनी उनकी परसेंटेज है। तो परसेंटेज में आपको पता है कि आप वैल्यू को बटे में लिखते हो, पीछे आप खुद करके आए हैं। तो लॉजिक ये होता है, फॉर्मूला ये होता है कि जो टोटल वैल्यू होती है वो हमेशा नीचे आती है, ऊपर जो गिवन होती है वैल्यू वो आती है। ठीक है, अब देखिए टोटल वैल्यू आपके पास 140 थी, इसलिए आपने 140 लिख दिया। ठीक है, उसके बाद आपके पास बॉयज की तादाद 56 थी, इसलिए आपने ऊपर 56 लिख दिया। अब फॉर एग्जाम्पल बॉयज की जगह गर्ल्स होता तब भी आप 56 को ऊपर ही लिखते। ठीक है, तो जो टोटल होती है वो हमेशा नीचे आती है, और जो दूसरी वाली वैल्यू होती है वो हमेशा ऊपर आती है। ये लॉजिक हर हर क्वेश्चन के अंदर सेम ही अप्लाई होगा। ठीक है, फिर 56 ओवर 140 है।
अब उसने कहा था आपने इसको तब्दील करना है परसेंटेज में। पीछे भी जब आपने परसेंटेज में चेंज किया था तो आपने 100 से मल्टीप्लाई भी कर दिया था, डिवाइड भी कर दिया था। इसलिए आपने मल्टीप्लाई भी किया, देखिए आपने डिवाइड भी कर दिया। अब ऊपर वाली चीज ऊपर वाले के साथ चली जाएगी, और ये जो 1/100 बचता है इसको आप परसेंटेज में लिख लोगे, ठीक है। ये इससे कैंसिल हो गया। अब 56, 10 और 140 है। देखिए मैंने 56 को पहले 10 से मल्टीप्लाई किया, फिर 14 पे डिवाइड कर दिया। अब तो आपको सादी डिवीजन आ गई होगी जहां तक मेरा ख्याल है। अब आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है बस। लॉजिक जो मैंने आपको पीछे दो चीजें बताई हैं, वही वाली ही सेम लॉजिक थी। ठीक है, लॉजिक हर सवाल के ऊपर सेम ही अप्लाई होगा। ये नहीं आपने परेशान होना कि भाई ये सवाल हो गया इसमें पता नहीं कैसे है, ये है वो, ऐसे नहीं होता। लॉजिक सब में सेम चलता है, हम बस खुद कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पर हमने जो है वो रूल अप्लाई क्या करना है। अब नेक्स्ट आप चेक करें यहाँ पे अगली प्रॉब्लम के अंदर। अच्छा, नेक्स्ट प्रॉब्लम से पहले मैंने यहाँ पर देखे ये जो फ्रोजी कलर है, और इससे ना मैंने कुछ आपके पास कुछ पॉइंट की ना वैल्यूज लिखी हैं, मैंने कुछ फॉर्मूलाज को जो है वो यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। तो आपने जो है वो फॉर्मूलाज याद रखने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है कि इफ अ सैलरी ऑफ अ मैन इज फर्स्ट इंक्रीज्ड by x% and then it has decreased by x%, then the change in its initial salary is less than x% or this। अच्छा देखिए, अब आपके पास कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी। आपने उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए एक ये फॉर्मूला इस्तेमाल करना है, एक ये फॉर्मूला इस्तेमाल करना है। मैं आपको फॉर्मूला इस्तेमाल करना सिखाती हूँ, ठीक है, लेकिन वो मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ, डायरेक्ट आपको नहीं बताती। ऐसा ना हो कि डायरेक्ट आप जो है वो परेशान हो जाए कि ये वैल्यू कैसे दी हुई है। तो मैं आपको इजी वे से समझाती हूँ कि कैसे जो है वो आपने इसको करना है। सो अब यहाँ पे देखें, पहले एग्जाम्पल में चेक करें। इसमें वो कहता है कि इफ टू वैल्यूज आर A% एंड B% मोर देन द थर्ड वैल्यू। वो कहता है आपके पास दो वैल्यू है, एक A है और दूसरी B है, और ये जो दोनों वैल्यूज हैं ये किसी तीसरी वैल्यू से आपके पास क्या होती हैं, इससे ज्यादा हैं। यानी कि ए और बी आपके पास ऐसे नंबर्स हैं जो कि किसी तीसरे नंबर से ज्यादा हैं। जब भी इस तरीके का सवाल हो तो आपने ये फॉर्मूला इस्तेमाल करना है। स्टेटमेंट सेम ऐसे लिखी होगी। अब एग्जाम्पल से समझे इस चीज को। देखिए टू नंबर्स, एक 20 है दूसरा 50 है, यानी ए की जगह पर क्या है 20 है, बी की जगह पर क्या है 50 है। अब मोर देन अ थर्ड नंबर, देखिए जो रेड कलर से लिखा है सेम वही बात लिखी हुई है, बस ए की जगह पर वैल्यू आ गई और बी की जगह पर वैल्यू आ गई। अब पूछता गया कि व्हाट परसेंट इज द फर्स्ट टू द सेकंड। आपने निकालनी है परसेंटेज फर्स्ट से सेकंड की तरफ। इधर भी यही कहा था, देन द फर्स्ट इज डैश ऑफ द सेकंड, यहां भी फर्स्ट से आपने सेकंड की तरफ परसेंटेज निकालनी थी। उस नोट के अंदर भी, ओरिजिनल एग्जाम्पल में भी आपने सेम ऐसे ही करना था। तो आपने वही फॉर्मूला यूज करना है। फॉर्मूला क्या है, 100+A/100+B मल्टीप्लाई 100। ये फॉर्मूला आप यूज करोगे, ए की जगह पर क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा, और बी की जगह पर क्या आ जाएगा 50 आ जाएगा। ठीक है, बाकी सिंपल सादा मल्टीप्लाई करना आपको आता है, वैसे मैंने यहाँ पर भी एक्सप्लेन करके लिखा हुआ है। लेकिन आप अब मेरे ख्याल से आपको अच्छे से समझ आ गई होगी, तो आप इजीली मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, जो मर्जी कर सकते हैं। देखिए मैंने ए की जगह पर 20 लिखा, मैंने बी की जगह पर 50 लिखा। 10 में 20 ऐड करें, सॉरी 100 में 20 ऐड करें, 100 में 50 ऐड करें। देखिए मैंने जीरो को जीरो से कैंसिल कर दिया। 100% सेम वैसे का वैसे ही आ रहा था। फिर मैंने टेबल पर कैंसिल किया, मेरे पास 80% आ गया, और यही 80% ही आपका जो है वो आंसर है। ठीक है। अब नेक्स्ट देखें, एक और तरीके का क्वेश्चन है। ठीक है, अगर आपके पास एग्जाम के अंदर ऐसे हो कि पिंक कलर से देखें, इफ द फर्स्ट वैल्यू इज R% मोर देन द सेकंड वैल्यू। वो कहता है पहली वैल्यू जो है वो दूसरी वैल्यू से R% ज्यादा है। तो आपने क्या करना है, आपने जब भी ये चीज निकालनी है, द सेकंड इज लेस देन द फर्स्ट वैल्यू। अब आपने ये बताना है कि सेकंड वैल्यू जो है वो फर्स्ट से कितनी छोटी है, कितनी लेस है। ठीक है, वो सवाल में कह रहा है कि पहली वैल्यू आपके पास दूसरी वैल्यू से R% ज्यादा है। अब ये बताओ कि पहली वाली वैल्यू जो है वो दूसरी वाली वैल्यू से कितनी बड़ी है, या दूसरी वाली वैल्यू फर्स्ट वाली वैल्यू से कितनी छोटी है, आपने ये बताना। उसके लिए आप ये फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, R/100 + R × 100 बाय, देखिए परसेंटेज आ रहा है, ये फॉर्मूला है।
अब एग्जाम्पल को चेक करें, देखिए इफ हमजा सैलरी इज 35% मोर देन दैट ऑफ उस्मान। देखिए वही बात है, 1% ये है और ये R% है। देखें हमजा की जो सैलरी है वो उस्मान की सैलरी से 35% ज्यादा है। अब आपने ये बताना है हाउ मच परसेंट इज उस्मान सैलरी। अब उस्मान की सैलरी से कितनी परसेंट जो है वो हमजा की कम है, या आप ये कह सकते हो कि हमजा की कितनी उस्मान से ज्यादा है सैलरी। ये बताने के लिए आपने ऊपर वाले फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है। ठीक है, फॉर्मूले में देखें आर आपको खुद पता है, आपको क्या गिवन है, 35 गिवन है। देखिए 35 आ गया। वही फॉर्मूला देखिए मैंने सेम सेम अप्लाई किया, आर की जगह पर मैंने जस्ट 35 लिखा। फिर 100 में 35 को आप प्लस करोगे, फिर टेबल पे कैंसिलेशन करेंगे। फिर देखिए 700/27 आ गया। मैंने आपको डिवीजन सिखाई है पीछे कैसे करते हैं, लेकिन मैंने साइड पर भी अपने नोट्स में अगेन आपको डिवीजन करके बताई हुई है कि कैसे जो है वो आपने डिवीजन करनी है, ताकि आपको हर चीज़ क्लियर हो जाए। मैंने कुछ चीज़ भी शॉर्ट में नहीं लिखी हुई। मैंने कोशिश यही की है कि हर चीज़ को अच्छे से एक्सप्लेन करूं, ताकि आप जब नोट से स्टडी करो तो आपको जल्दी से जो है वो नोट्स आसान लगे, आप इजीली कर पाओ। देखिए बाहर आपके पास 27 है, देखिए बाहर आपने 27 लिखा, ऊपर आपके पास 700 है, यानी अंदर आपके पास 700 आ जाएगा। 27 को जब 25 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 675 आता है। आपने दोनों को माइनस किया तो उससे 50 आ गया। फिर आपने देखा कि सिंपल आपके पास जो वैल्यू हो रही है वो क्या हो रही है, 25 आ रहा था, वैसे 25 आ रहा था। तो जब आपने देखा कि 25 जो है वो छोटा है 27 से, इसलिए आपने पॉइंट लगाया, और पॉइंट जब लगाया तो आपने जीरो ऐड किया। अब 2 से 50 बन गया। अब 27 को आपने 9 से मल्टीप्लाई किया, 243 आ गया। फिर आपके पास एंड फिर देखिए 7 आ गया। मजीद आगे सॉल्व किया। अच्छा देखिएगा, ये जो आपके पास डिवीजन है ये कभी एंड नहीं होगी। ठीक है, कुछ डिवीजन एंड हो जाती है जिसमें आपके पास रिमाइंडर जीरो आ जाता है, कुछ नहीं होती। देखिए होता यह है कि मैथमेटिक्स के अंदर ना कुछ वैल्यूज फाइनाइट होती हैं, कुछ इनफाइनाइट होती हैं। ठीक है, तो पॉइंट के बाद कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो बढ़ती रहती हैं, बढ़ती रहती हैं, खत्म नहीं होती। तो कुछ वैल्यूज ऐसे होती हैं आपके पास जो इंक्रीज होती हैं, बढ़ती ही रहती हैं, आखिर उनका नहीं होता पॉइंट के बाद। तो अब आपके पास जो एग्जामिनर है वो क्या करता है, वो आपको जब ऑप्शन देगा तो वो खुद पॉइंट के बाद 2 या 3 वैल्यूज लिखेगा, वो ज्यादा नहीं लिखेगा। चार भी वो ज्यादा है, अगर पॉइंट के बाद चार भी लिखे, जो कि वो नहीं लिखता। जाहिर बात है, आपको पता है कि इतना जो आपका एमसीक्यूज का पेपर है वो इतना हैवी नहीं होता ना आपका टेस्ट। तो इसकी वजह से आपने जो है वो जस्ट पॉइंट के बाद 2 तक ही प्रॉब्लम को टैकल करना है, इसके आगे वो नहीं जाता। ज्यादा वैल्यूज भी करते हैं, लेकिन वो जब हम पेपर देते हैं एज अ स्टूडेंट के तौर पे तब करते हैं ये। हायर लेवल की मैथमेटिक्स में अगर आप एमसीक्यूज टाइप करो तब ज्यादा आपने एक ज्यादा डीपली नहीं जाना। तो बस आप पॉइंट के बाद 2 वैल्यूज ले आए। ठीक है, फिर उसके बाद आपने स्टॉप कर जाना है, ये नहीं सोचना शुरू कर देना है कि भाई आगे तो भाई हमारा रिमाइंडर आ ही नहीं रहा जीरो, तो जब तक रिमाइंडर जीरो नहीं आएगा तो हम करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे। तो ऐसी सूरत में तो आपकी वैल्यू बढ़ती जाएगी, वो तो आपका सवाल पूरी जिंदगी कभी खत्म ही नहीं होगा। तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अब इसलिए मैंने पॉइंट के बाद 9 2 पे मैं जो है वो रुक गई हूँ, मैं आगे नहीं बढ़ी। बिकॉज मुझे पता है कि ये इनफाइनाइट वैल्यू है और ये जो है वो खत्म नहीं होगी। तो जिसकी वजह से आपका जो आंसर है वो ये है, 25.92%। इधर आपने स्टॉप कर जाना है। अब मैंने नीचे जो है वो कुछ एमसीक्यूज भी लिखे हुए हैं, जो कि पास्ट पेपर्स के एमसीक्यूज हैं, मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज हैं, फजूल मैंने कोई थ्योरी नहीं लिखी हुई। ठीक है, अगर आप मेरे नोट्स अच्छे से कर लें आप इजीली कोई भी टेस्ट आराम से पास कर सकते हो, आपको मैथ कहीं करने की जरूरत नहीं है। और वैसे भी जितने भी आपके पास एकेडमीज हैं जो भी हैं, मुझसे अच्छी मैथ वो वैसे ही नहीं करवा सकते, सारी बात है। बिकॉज कोई भी मैथ इतना अच्छा डीपली नहीं पढ़ाता। बिकॉज मैथ वही बंदा अच्छा करवा सकता है जिसकी खुद मैथ के अंदर जो है वो अच्छी एजुकेशन हो। अदरवाइज एक नॉर्मल बंदे को मैथ को डीपली समझाना मुश्किल हो जाता है। चलें आगे हम करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते। पहले देखिए एमसीक्यूज वन है, इफ द बेस ऑफ अ रेक्टेंगल इज इंक्रीज्ड बाय 40%। वो कहता है आपके पास एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल कैसी शेप होती है, ऐसी शेप होती है। अब कोई आपसे पूछे व्हाट इज रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल ऐसी आपके पास शेप होती है जिसकी आमने सामने वाली दो साइड्स पैरेलल होती हैं। देखें एक साइड ये है, एक साइड ये है, ये आपस में पैरेलल है। और देखें ये वाली छोटी लाइन है, ये भी छोटी लाइन है, और ये दो आमने सामने वाले एक दूसरे के पैरेलल हैं। ये रेक्टेंगल की डेफिनेशन है। और स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर ऐसी शेप होती है जिसकी चारों साइड्स की लेंथ इक्वल होती है, लेकिन रेक्टेंगल में चारों की इक्वल नहीं होती। आमने सामने वाली दो की लेंथ बराबर होती है, यानी इसकी इसकी बराबर लेंथ है और इसकी इसकी बराबर लेंथ होती है। चारों की लेंथ सेम नहीं होती। दिस इज अ डेफिनेशन ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है। स्क्रीन ब्लर नहीं है, आपका नेट का इशू है।
इस वजह से। तो स्क्रीन ब्लर नहीं है, या तो आपने आई थिंक मोबाइल पे ओपन किया हुआ है, बच्चे जो मुझसे पूछ रहे हैं। तो स्क्रीन ब्लर नहीं है, तो इस वजह से आपके या तो नेट का सिग्नल वीक है, इस वजह से ब्लर हो रही है, या आपने मोबाइल पे ओपन किया, स्क्रीन जो है वो शॉर्ट है। स्क्रीन ब्लर नहीं आती बिल्कुल भी। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज देखें। नेक्स्ट में देखिए, सवाल में कहा था कि आपके पास रेक्टेंगल है, उसकी जो बेस की वैल्यू है वो 40% इंक्रीज है, और इसका जो एल्टीट्यूड है वो कितना डिक्रीज हो रहा है, 20%। देन इट्स एरिया इज, आपने निकालना है इसका एरिया। अब यहाँ पे आप सोचना शुरू कर दोगे, इधर आपने जो बहुत बच्चे होंगे ना, वो इसका एरिया निकालना शुरू कर देंगे। वैसे मुझे पता है कि एरिया रेक्टेंगल क्या होता है, बेस क्रॉस हाइट होता है। ठीक है, सिंपल बेस क्रॉस हाइट होता है, दिस इज एरिया ऑफ रेक्टेंगल। लेकिन याद रखिएगा, ये आप परसेंटेज के सवाल हल कर रहे हो, आप सादे क्वेश्चन हल नहीं कर रहे। वो जो बेस क्रॉस एल्टीट्यूड या लेंथ भी कहते हैं उसे, तो वो जो फॉर्मूला है वो जनरल आप इस्तेमाल करते हैं, जिसमें आपके पास सादी वैल्यू गिवन होती है, वो परसेंटेज में नहीं होती। इधर आपको आंसर भी परसेंटेज में लाना है, तो जिसकी वजह से आप वो फार्मूला इस्तेमाल नहीं करोगे। आपने यहाँ पर परसेंटेज की शक्ल में लेके गए हो, इस वजह से आपने यहाँ पर चेंज फार्मूला यूज करना है। वो फार्मूला ये लिखा है, इफ द, अगर आपके पास कोई वैल्यू X% इंक्रीज हो रही है,